दोस्तों ये है हमारी धरती। इसके पास एक कोर है। ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसका भी एक सेंटर पॉइंट है जिसे हम कोर ही कहते हैं, और वो है हमारा सूरज। लेकिन क्या आप ये मुझे बता पाओगे कि एक गैलेक्सी का कितना सेंटर होता है? मतलब एक गैलेक्सी के पास कितने कोर्स होते हैं? अगर जानते हो तो अभी नीचे कमेंट करके बताओ। कमेंट कर दिया तो चलो जरा इस तस्वीर को देखो। अब ये तस्वीर किसी बाइनरी स्टार सिस्टम का नहीं है, बल्कि धरती की सबसे करीबी और प्यारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा एज नोन एज मेसियर 31 के कोर की है। और अगर आप यहाँ पर जरा गौर से देखेंगे तो आपको इस गैलेक्सी के सेंटर के इमेज में एक बड़ी रोशनी तो साफ साफ समझ आ रही होगी, जो कि ऑब्वियसली इसके सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की है। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप के इसी तस्वीर में M31 के न्यूक्लियस कोर के जस्ट बगल में एक और चमकदार चीज आपको दिख रही होगी, जो ना सिर्फ ऑलमोस्ट M31 के न्यूक्लियस जितनी ही ब्राइट है, बल्कि सेकेंड ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसे हैं कि वो इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल तक को आउटशाइन कर रहा है। अब ये दोनों ही बातें इस ऑब्जेक्ट को भी एक एक्टिव कोर के इक्विवेलेंट होने का दर्जा दे देती है। लेकिन अगर किसी गैलेक्सी का सिर्फ एक ही कोर हो सकता है या उसको ऑपरेट करने वाला सिर्फ एक ही ब्लैक होल हो सकता है, तो क्या फिर हम ये मान सकते हैं कि M31 इतिहास की पहली ऐसी गैलेक्सी बन चुकी है जिसके न्यूक्लियस में 2 कोर मौजूद है? खैर, आज के इस डेट में अगर यही इकलौती ऐसी चीज होती जो वैज्ञानिकों का दिमाग घुमा रही है, तो जैसे तैसे किसी न किसी तरीके से हम लोग इस इश्यू को फिक्स भी कर लेते। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या जो इस वक्त हर किसी को परेशान कर रही है, वो है ये फेंट दिखने वाला रेड क्लाउड, जो आपको एक नॉर्मल सा नेब्यूला लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ये नेब्यूला आपके होश उड़ा देगा। कैसे? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं एंड्रोमेडा की अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मिल्की वे एंड्रोमेडा से इतनी ज्यादा सिमिलर है कि इन दोनों ही गैलेक्सीज को एक दूसरे की सिस्टर गैलेक्सी कहा जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ चीजें इतनी डिफरेंट और स्पेशली इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जिससे एंड्रोमेडा की ओरिजिनेशन की बुनियाद ही मानो हिल जाती है। अब कोर वाले एग्जाम्पल के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन अगर हम ग्लोबुलर क्लस्टर काउंट को भी कंसीडर करें तो ये एक बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा देता है। एंड्रोमेडा मिल्की वे से टिपिकली 2 गुनी बड़ी है, लेकिन जहां मिल्की वे के पास करीब 150 ग्लोबुलर क्लस्टर है, वही एंड्रोमेडा इस मामले में 450 से ऊपर का आंकड़ा अपने पास रखती है। अब देखो, इस बात में 2 सवाल आते हैं। पहला तो ये कि एंड्रोमेडा एक साथ इतने सारे ग्लोबुलर क्लस्टर्स को कैसे हैंडल कर पा रहा है, और दूसरी बात ये कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 500 मिलियन से लेकर 11-12 बिलियन साल पुराने स्टार्स या फिर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं। ऊपर से एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से भी कई बिलियन साल छोटी, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 10 अरब साल ही पुरानी एस्टिमेट करी जाती है। अब देखो, इस टाइम पीरियड में एक गैलेक्सी को प्रॉपर्ली स्टैब्लिश होने में और उसकी ग्रेविटेशनल सर्कुलेशन को ही बैलेंस्ड होने में आधे से 1 बिलियन सालों का समय लग जाता है, जिस वजह से वैज्ञानिक इस बात पर भी हैरान रहते हैं कि कंपैरेटिवली सिर्फ 9 बिलियन सालों में एंड्रोमेडा 400 से ऊपर गैलेक्सीज को कैसे कंज्यूम कर चुका है, क्योंकि एवरेजली छोटे से छोटा गैलेक्सी सबमर्जन भी 40 से 50 मिलियन सालों का समय ले लेता है। और सेकंड, इनके टाइम पीरियड वेरिएशंस के बावजूद भी ये सब एक आर्क लाइक पैटर्न क्यों फॉर्म करती है? अब इन दोनों ही सवालों को एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों के दिमाग में सबसे पहला सजेशन यही आया कि हो सकता है कि एंड्रोमेडा में 2 कोर्स के एग्जिस्टेंस की वजह से स्वर्लिंग ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को कॉज करती हो, जिस कारण ना सिर्फ इसकी दूसरी गैलेक्सीज को अपनी ओर खींचने की क्षमता बाकी आकाश गंगाओं के मुकाबले ज्यादा है, बल्कि जहां मैक्सिमम गैलेक्सीज एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिनिएचर गैलेक्सी से टकराकर उसे कंज्यूम करती है, वहीं एंड्रोमेडा ने पास्ट में एक साथ बहुत सी गैलेक्सीज को कंज्यूम किया होगा। और चूंकि इसकी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ मिल्की वे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, इसीलिए साइमल्टेनियस कोलिजन्स और सबमर्जन गैलेक्सीज को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाई होंगी। और रही बात आर्क जैसे पैटर्न की, तो वो भी M31 की अनयूजुअल ग्रेविटी से ही क्रिएट हुए होंगे, और इसके बहुत हाई चांसेस है। अब अच्छा, आपने आज तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बेशक हजारों तस्वीरें देखी होंगी, और उन हजारों तस्वीरों में आपको कुछ भी अलग नहीं लगा होगा। वैज्ञानिकों को भी नहीं लगा था, लेकिन जनवरी 2023 में पब्लिश किए गए अपने रिसर्च नोट में मार्सल ड्रेशलर, जेवियर स्ट्रॉटनर, जैन सेंटी और इन्हीं के जैसे कुछ एमेच्योर और इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर्स ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया।
दरअसल एंड्रोमेडा के बैकग्राउंड में और उसके आसपास ढेर सारे नेबुलास को तो बहुत से लोग डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन इस ग्रुप में एक ऐसी आर्क डिस्कवरी की जो किसी भी वेवलेंथ में नहीं दिखती है। अब इस तस्वीर में एंड्रोमेडा के पीछे आपको ढेर सारी रेड इंटरस्टेलर गैस दिख रही होगी, लेकिन इसी इंटरस्टेलर गैस के बीच आप ग्रीन कलर की इस आर्क को भी नोटिस कर पा रहे होंगे। वेल यही है इनिशियल 2023 का सबसे हॉट टॉपिक कि ये आर्क यहाँ पर आई कहाँ से, और अगर आई तो इसे कभी किसी ने खोजा क्यों नहीं। अब जहाँ पर इस तस्वीर में मौजूद ऑलमोस्ट सारा रेड मैटर हाइड्रोजन का बना हुआ है, वहीं हाइड्रोजन के बीच में मौजूद ये ग्रीनिश ब्लू आर्क डबली आयोनाइज्ड ऑक्सीजन से बनी हुई है, और इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह इनविजिबल है। अब ना तो ये कोई विजिबल लाइट एमिट करती है, ना कोई इंफ्रारेड लाइट, ना ही कोई गामा रे, मतलब कुछ भी नहीं। इवन ऊपर हमने आपको जिन वैज्ञानिकों का नाम बताया था ना, उन्होंने भी इसे एक सर्टेन वेवलेंथ में ही खोज निकाला है। और तो और ये इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि अगर आप उस सर्टेन वेवलेंथ के अलावा किसी भी दूसरे वेवलेंथ पर फिल्टर लगाकर इस फोटो को देखेंगे या पर्टिकुलरली इस आर्क को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो उस कंडीशन में ये आर्क अपने आप को रेडिएट करती ही नहीं है, जिसका मतलब ऐसी स्थिति में आपको ये दिखेगी ही नहीं, जस्ट लाइक ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और यही कारण है कि दशकों से एंड्रोमेडा की लाखों तस्वीरें खींचने के बावजूद वैज्ञानिकों ने कभी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली ये आर्क जिस तरह के ऑक्सीजन से बनी है वो आयोनाइज्ड ऑक्सीजन भी बहुत ही स्पेशल माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा इनक्रेडिबल ऑक्सीजन कंपाउंड कभी किसी ने नहीं देखा है और ना ही रिकॉर्ड करने की बात कही है। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई। वेल ना तो इसका जवाब अभी किसी के पास है और ना ही इसका जवाब आने वाले कुछ समय में कोई दे सकता है, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पर क्यों? वेल ऑब्वियस है, हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये चीज एक नेबुला करार दी जा रही है, जिस वजह से इसकी स्टडी एक नेबुला समझकर ही करी जा रही है। अब देखो, इसी से रिलेटेड मेरे पास एक सवाल है, नेबुलास आखिर बनते कैसे हैं? इनडायरेक्टली किसी ना किसी सुपरनोवा टाइप इंटरस्टेलर एक्सप्लोजन की वजह से, है ना? लेकिन सुपरनोवा से तो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा मैसिव स्केल पर निकलती है, फिर इतनी भारी मात्रा में अचानक ऑक्सीजन कहां से टपक पड़ा? अब देखो, दूसरी बात यह है कि मिल्की वे के आसपास अभी तक ऐसा कोई भी सुपरनोवा नहीं रिकॉर्ड किया गया है जो इतने सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑक्सीजन को स्पेस में रिलीज कर चुका हो, जिस वजह से ये स्टडी ना सिर्फ सुपरनोवा के कॉन्सेप्ट को हमारे लिए और क्लियर कर सकती है, बल्कि किसी ऐसे कंपाउंड की डिस्कवरी का भी कारण बन सकती है, जिससे शायद हमारी आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज को बूस्ट मिल सके। अब देखो, जरा खुद सोचो, अगर हम ऑक्सीजन के किसी ऐसे वेरिएंट को डिस्कवर कर ले जो बहुत हार्डली ही विजिबल रहता है, तो उससे हम लोग धरती पर भी ना जाने कितने ऐसे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ साइंस फिक्शन का ही हिस्सा रहे हैं। रही बात उसके ओरिजिनेशन की, तो एक थियरी ये भी निकलकर सामने आती है कि ये आर्क एंड्रोमेडा के बियॉन्ड नहीं, बल्कि मिल्की वे के और एंड्रोमेडा के बीच में एग्जिस्ट करती है, और ये कई बिलियन साल पहले नहीं बल्कि अभी हाल ही में फॉर्म हुई होगी। अब देखो, अगर आप अंतरिक्ष टीवी के वीडियोस फॉलो करते हो तो आप ये जानते होंगे कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बीच का कोलिजन अब चालू हो चुका है और दोनों ही गैलेक्सीज के हेलो आपस में मिक्स हो रहे हैं। अब हेलो बेसिकली गैलेक्सीज के आउटर शेल में मौजूद ढेर सारी कॉस्मिक डस्ट ही होती है, जिसमें अलग अलग मात्रा में बहुत सी चीजें और बहुत से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब देखो, इस कंडीशन को जानते हुए इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि जब इन दोनों ही गैलेक्सीज के हेलो आपस में सबमर्ज होने लगे होंगे, तभी इस आर्क की फॉर्मेशन किसी स्पेशल कंडीशन के अंडर शुरू हुई होगी। पर चूंकि हम लोग अर्थ के पर्सपेक्टिव से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है कि ये चीज एंड्रोमेडा के बियॉन्ड प्रेजेंट होगी। अब देखो, यहाँ पर इस बात को भी नहीं नजरअंदाज किया जा सकता है कि अभी इस पूरी स्टडी को बहुत ही लिमिटेड इक्विपमेंट्स के साथ प्रिपेयर और पब्लिश किया गया है। इसीलिए आगे आने वाले वक्त में जब नासा और बाकी सारी स्पेस एजेंसीज के ताकतवर स्पेस इक्विपमेंट्स जैसे हबल या फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस रीजन को स्टडी करेंगे, तभी जाकर हमें कुछ क्रेडिबल डेटा मिल पाएगा। वैसे आपके हिसाब से इस आर्क के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, और क्या वाकई एंड्रोमेडा के न्यूक्लियस में 2 कोर मौजूद होंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।